नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे कल से मिलने वाली छूट की, रेल और विमान सेवाओं पर लगे लंबे ब्रेक की। जानेंगे कि आखिर शिवसेना क्यों हुई राहुल गांधी की मुरीद और क्या कांग्रेस की चाल से पस्त होंगे सिंधिया। और आखिर में बात मौजूदा हालात से सुस्त होती अर्थव्यवस्था की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार का पेंशन पर बड़ा बयान, मौजूदा हालात में पेंशन में नहीं होगी कोई कटौती। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी का प्रसार भारती पर तंज, कहा लोक प्रसारक लोगों के पैसे से चलता है और इसका मकसद लोगों की सेवा करना है। ये बीजेपी की निजी संपत्ति नहीं जो उसके जनसंपर्क का करेगा। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार से की अपील, छात्रों की तरह दूसरे राज्यों से मजदूरों को भी वापस लाए सरकार, मजदूरों की मदद करना राज्य सरकार की है जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, दूसरे राज्यों से आए 5 लाख लोगों को रोजगार देगी योगी सरकार। घरेलू बाजार में वाहनों की बिक्री में आएगी गिरावट, चालू वित्त वर्ष में 25% घट सकती है घरेलू वाहन बिक्री। एमजी मोटर इंडिया के अध्यक्ष राजीव चाबा ने दी जानकारी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को देश में लागू बंद की मियाद बढ़ाने का ऐलान किया और 15 अप्रैल से देश में पूर्णबंदी का दूसरा चरण शुरू हो गया, जो कि 3 मई तक जारी रहेगा। लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी ने 20 अप्रैल से कुछ सेवाओं में छूट दिए जाने का भी जिक्र किया है। तो कल से मिलने वाली रियायतों पर ही आज चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव जी। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट में देखते हैं कि कल से किन सेवाओं में छूट मिलेगी और क्या-क्या काम शुरू होने वाले हैं। 20 अप्रैल से सरकार देगी क्या छूट, कौन से कामकाज होने वाले हैं शुरू? ये सवाल 14 अप्रैल को पीएम मोदी के संबोधन के बाद से उठने लगे थे। जवाब अब सबके सामने आने वाला है। जी हां, देश में मौजूदा स्वास्थ्य हालात के चलते देशव्यापी बंद में केंद्र सरकार ने कुछ घंटों का ऐलान किया। सरकार ने तालाबंदी से जिन गतिविधियों और सेवाओं को छूट दी, उनकी एक नई सूची जारी की है, जो कल यानी 20 अप्रैल से देश के सबसे कम प्रभावित इलाकों में शुरू की जाएंगी। सूची में स्वास्थ्य सेवा, कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और पशुपालन शामिल है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, कुछ गतिविधियों को करने की सरकार ने छूट दी है, जिसकी सूची जारी की गई है। हालांकि प्रभावित जोन में इनकी इजाजत नहीं रहेगी। इन कामों में मिली छूट ग्रामीण इलाकों में आने वाली कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को भी न्यूनतम स्टाफ के साथ ऑपरेट करने की अनुमति दी गई है। ग्रामीण इलाकों में निर्माण कार्यों को 20 अप्रैल से छूट मिलेगी। ग्रामीण इलाकों में पानी की सप्लाई, बिजली और कम्युनिकेशन से जुड़ी परियोजनाओं और गतिविधियों को भी छूट दी गई है। वहीं इसके अलावा कल से ये सेवाएं और दुकानें शुरू होंगी। फल, सब्जी के ठेले, साफ सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें, डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री और चारा बेचने वाली दुकानें, इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेज। ई कॉमर्स कंपनियां काम शुरू कर सकेंगी। डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी। ये सेवाएं भी 20 अप्रैल से शुरू हो सकेंगी। केवल सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर, आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर, इनमें 50% से ज्यादा स्टाफ नहीं होगा। ऑफिस और आवासीय परिसरों की प्राइवेट सिक्योरिटी और मेंटेनेंस सर्विसेज, गांव में ईंट भट्टों और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम शुरू किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की मंजूरी वाले कॉमन सर्विस सेंटर खुल सकेंगे। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस सर्विस शुरू होगी। दूध का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा। ये उद्योग होंगे शुरू। फार्मा और मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियां खुलेंगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल टाउनशिप में स्थित कंपनियों को अपने यहां काम करने वाले स्टाफ के रुकने की व्यवस्था कंपनी परिसर में करनी होगी। आईटी, हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों में कामकाज होगा। ऑयल और जूट इंडस्ट्री, पैकेजिंग मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी छूट मिलेगी। शहरी क्षेत्र के बाहर सड़क, सिंचाई, बिल्डिंग, अक्षय ऊर्जा और सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकेगा। बैंक, एटीएम भी खुले रहेंगे। मनरेगा के काम की इजाजत होगी। इन सभी छूट के मद्देनजर सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। वहीं राज्य सरकारें भी अपने तरीके से नियमों को सख्ती से लागू कर सकती हैं। तो अब चर्चा के लिए रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, भले ही सरकार कल से जनता को कुछ रियायतें दे रही है, लेकिन रियायतें देने भर से मुश्किल हल नहीं होने वाली। और अगर इसके बाद भी हालात बिगड़ते हैं तो एक बार फिर से सरकार की रणनीति पर सवाल खड़े होना तय है। आप सरकार के इस फैसले को किस नजरिए से देखते हैं?
देखिए मीनाक्षी, लॉकडाउन की पूरी प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में है, क्योंकि जब देश को इस महामारी से बचाने की तैयारी करनी चाहिए थी, उस वक्त मोदी सरकार मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में जुटी हुई थी। उसी वक्त राज्यसभा के चुनाव होने थे, आपको याद होगा, जिसे टाल दिया गया, और उस राज्यसभा चुनाव में अपनी सीटें बढ़ाने में जुटी हुई थी और गुजरात में कांग्रेस विधायकों को अपने खेमे में कर रही थी। जब देश में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी, तब भी ट्रंप के स्वागत गान में लगी हुई थी, और आखिर में जब विपदा जो है वो आपके दरवाजे से घर में घुस आई, तब आप ताली थाली पिटवाने लगे और गरीबों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा ठेला चालकों की परवाह किए बगैर दिवाली मनवाने लगे। खैर, जब आप में दूरदर्शिता की कमी होती है, तभी आप ऐसे अनाप शनाप फैसले लेते हैं, और वो पिछले 1 महीने से इस देश ने देख ही लिया है। अब कल से कुछ सेक्टर्स में रियायतों की बात हो रही है। इसी के तहत ई कॉमर्स कंपनियों और ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वालों को गैर जरूरी सामानों की बिक्री में छूट देने की बात कही गई थी। इसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बुकिंग भी शुरू हो चुकी थी, और कल 20 अप्रैल से ई कॉमर्स कंपनियां इसकी डिलीवरी शुरू करने वाली थीं। लेकिन इसी बीच कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट सहित कई छोटे बड़े व्यापारी समूहों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। कल ही कैट ने सरकार को खत लिखकर अपना विरोध जताया था और कहा था कि एक ऐसे समय में जब स्थानीय व्यापारियों को गैर जरूरी सामानों को बेचने की मंजूरी नहीं दी जा रही है, तब ई कॉमर्स कंपनियों को ऐसा करने की इजाजत देना ठीक नहीं है। इससे व्यापार में असंतुलन पैदा होगा। माना जा रहा है कि इस विरोध के बाद ही सरकार ने यू टर्न लिया है और आज गृह मंत्रालय की तरफ से नया आदेश जारी करके सिर्फ जरूरी सामानों की बिक्री को ही जारी रखने को कहा गया है। कुल मिलाकर बिना सोचे समझे अगर आप फैसले लेते जाएंगे तो उसका अंजाम क्या होता है ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन भुगतती तो गरीब जनता ही है। पिछले 1 महीने से देश की गरीबी का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसकी पूरी रिपोर्ट आप इसी प्रोग्राम के आखिर में सुनेंगे। लेकिन अगर अब भी सरकार नहीं चेतेगी तो जनता भयावह स्थिति के लिए तैयार रहे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो उन लोगों से जुड़ी है जो दूसरे शहरों में फंसे हुए हैं और ट्रेन और विमान सेवाएं शुरू होने का इंतजार भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। जी हां, 3 मई के बाद भी हवाई और रेल सेवाएं शुरू हो पाएंगी, इसके आसार फिलहाल कम ही नजर आ रहे हैं, जिससे अपने घर जाने को बेताब लोगों की परेशानी बढ़ना तय है। देश में लागू तालाबंदी के कारण दूसरे शहरों में फंसे कामगारों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। दरअसल ये कामगार इस उम्मीद में बैठे हैं कि जैसे ही 3 मई के बाद तालाबंदी हटेगी, ये लोग ट्रेन पकड़कर अपने घरों की ओर रवाना हो सकेंगे। कुछ ऐसा ही हाल विमान यात्रियों का भी है, लेकिन इस बीच मिल रही जानकारी के मुताबिक 3 मई को दूसरे चरण का बंद खत्म होने के बावजूद रेल और हवाई सेवाएं शुरू होने में वक्त लग सकता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी निजी विमानन कंपनियों को यात्रियों को टिकट न बेचने के आदेश दिए थे। उनका बयान तब आया था जब कुछ कंपनियों ने 4 मई के आगे के फ्लाइट टिकट की बुकिंग शुरू कर दी थी। दरअसल कल केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में मौजूदा हालात के लिए बनाई गई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 5वीं बैठक हुई थी, जिसमें इन सभी पहलुओं पर भी चर्चा हुई और रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी के पास भेजी गई। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में 3 मई के बाद भी रेल और हवाई सेवाएं शुरू न करने की बात कही गई है। रिपोर्ट में मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की राय और पीएम मोदी द्वारा हालात के आकलन के बाद ही अंतिम फैसला लेने की बात कही गई है। वहीं जानकारी के मुताबिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का मानना है रेलगाड़ियों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन संभव नहीं हो पाएगा। आपको बता दें, देश में 25 मार्च से तालाबंदी लागू है और इसी दिन से ट्रेन, प्लेन और बस के अलावा आवागमन के सभी साधन बंद हैं, जिसकी वजह से कई लोग दूसरे शहरों में भी फंसे हुए हैं। देखना होगा कि अगर तालाबंदी के बाद भी रेल सेवाएं शुरू नहीं की जाती तो दूसरे शहरों में फंसे लोगों को निकालने के लिए सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था करती है या नहीं। अब जो लोग दूसरे शहरों में फंसे हुए हैं, उनके पास सिवाय इंतजार करने के दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वहीं मुसीबत को कम करने के लिए रास्ता तो विपक्ष भी लगातार सरकार को दिखा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मौजूदा हालात में उपजी परेशानियों को लेकर सरकार को सुझाव पर सुझाव दे रहे हैं, जिससे कई विपक्षी दल राहुल गांधी के मुरीद बन चुके हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ ही शिवसेना ने भी राहुल की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े हैं और बीजेपी को घेरा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की कमियों को उजागर करने और उनके फैसलों को लेकर उन्हें घेरने का तो कांग्रेस ने कभी मौका नहीं छोड़ा, लेकिन आज जब देश मुसीबत में है तो पार्टी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती नजर आ रही है। परेशानी से निपटने के लिए सुझाव देती दिख रही है, खासकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी, जो मुसीबत की घड़ी में साफ तौर से विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। जी हाँ, राहुल गांधी केंद्र को लगातार ऐसे सुझाव दे रहे हैं जिससे मौजूदा मुसीबत से पार पाया जा सके और परेशान लोगों की मदद की जा सके। यही कारण है कि अब सभी सियासी दल उनके कदम की तारीफ कर रहे हैं। जी हाँ, अब महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना भी राहुल की मुरीद होती नजर आ रही है। सूबे में कांग्रेस और एनसीपी के साथ
सत्ता साझा करने वाली शिवसेना ने कहा, राहुल ने जब कहा कि उनके प्रधानमंत्री मोदी के साथ मतांतर हो सकते हैं, लेकिन ये वक्त लड़ने का नहीं है बल्कि मुसीबत के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है, तब उन्होंने लोकहित में पक्ष रखा और राजनीतिक परिपक्वता दर्शाई। पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में शिवसेना ने कहा कि राहुल और मोदी को देश के फायदे के लिए मौजूदा परेशानी पर आमने सामने चर्चा करनी चाहिए। इसके साथ ही शिवसेना ने बीजेपी को भी आड़े हाथों लेते हुए तंज कसा। शिवसेना ने कहा, बीजेपी की आधी सफलता तो राहुल गांधी की छवि खराब से ही है, ये आज भी जारी है। पार्टी ने कहा, लेकिन मौजूदा मुसीबत में राहुल गांधी के रुख के लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने आदर्श आचार संहिता सामने रखी है कि किसी विपक्षी पार्टी को ऐसे मुश्किल के वक्त कैसे बर्ताव करना चाहिए। शिवसेना ने कहा, राहुल ने पहले ही परेशानी को भांप लिया और सरकार को जरूरी कदम उठाने के लिए लगातार आगाह करते रहे। जब हर कोई कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार को गिराने में व्यस्त था, तब राहुल गांधी सरकार को स्वास्थ्य हालात से निपटने के लिए जगा रहे थे। शिवसेना ने कहा, गांधी के विचार सरकार और विपक्षी पार्टियों के लिए चिंतन शिविर की तरह है और ये देश को फायदा पहुंचाएगा। यानी शिवसेना ने एक तरफ राहुल की तारीफ में कसीदे पढ़े तो बीजेपी को भी घेरने से नहीं चुकी। ऐसे में अब बीजेपी शिवसेना के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देती है, ये देखना होगा। अब राहुल गांधी सक्रियता के साथ काम करेंगे तो उनकी वाहवाही होना तो लाजमी है। वाकई राहुल समेत कांग्रेस पार्टी ने मौजूदा हालात में जो विपक्ष की भूमिका निभाई है वो काबिले तारीफ है। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस ज्यादा दिनों तक विपक्ष की भूमिका नहीं निभाना चाहेगी, तभी तो उपचुनाव में सिंधिया के गढ़ में जीत के लिए रणनीति पर मंथन तेज हो गया है। जी हां, सिंधिया के गढ़ में सिंधिया के इरादों को पस्त करने के लिए कांग्रेस मास्टर प्लान पर काम कर रही है। एक रिपोर्ट देखें। मध्य प्रदेश की सियासत में जो कुछ भी हुआ उसके बाद कांग्रेस खेमा भौहें चढ़ाए बैठा है। सत्ता पक्ष को जवाब देने के लिए मौके का इंतजार कर रहा है और कांग्रेस के लिए उपचुनाव से बेहतर कोई दूसरा मौका नहीं हो सकता। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी जानती है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक रहे, इसके लिए मंत्रिमंडल गठन के दौरान उसे सोच समझकर फैसले लेने होंगे। सिंधिया खेमे को खुश रखना होगा, साथ ही अपने नेताओं की नाराजगी से बचने के लिए उनके हितों के बारे में सोचना होगा। तभी उपचुनाव में जीत दर्ज कर पार्टी अपनी सरकार को बरकरार रख पाएगी। बात अगर उपचुनाव की करें तो जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें ग्वालियर चंबल में 2/3 सीटें हैं। 24 में से 16 सीटें इसी अंचल से आती हैं। लिहाजा यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए रणनीति बना रही हैं। इस इलाके में ज्योतिरादित्य सिंधिया के वर्चस्व को कांग्रेस खेमा नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसीलिए पार्टी किसी क्षेत्रीय नेता को स्थापित करने की जुगत में दिखाई दे रही है। विधानसभा में भी कांग्रेस के पास नेता प्रतिपक्ष का पद है, जिसे कांग्रेस ग्वालियर चंबल संभाग के नेता को सौंपकर उपचुनाव में उतार सकती है। इसमें डॉक्टर गोविंद सिंह का नाम सबसे आगे है। गोविंद सिंह भिंड की लहार विधानसभा सीट से लगातार 7 बार चुनाव जीत चुके हैं। शिवपुरी के पिछोर विधानसभा सीट से 6वीं बार विधायक बने केपी सिंह भी इसी क्षेत्र से आते हैं। आपको बता दें, पिछोर सिंधिया के संसदीय क्षेत्र गुना शिवपुरी का हिस्सा है, जहां से वो हाल ही में चुनाव हारे थे। केपी सिंह की एकमात्र ऐसी विधानसभा सीट थी जहां से सिंधिया को बढ़त मिली थी। दरअसल सिंधिया जब कांग्रेस में थे, डॉक्टर गोविंद सिंह और केपी सिंह को अपने विरोधी मानते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों नेताओं के दिग्विजय सिंह से नजदीकी रहे। ऐसे में अब देखना होगा कि ये नेता सिंधिया को कितनी चुनौती दे पाते हैं। अगर कांग्रेस अपनी इस रणनीति में कामयाब रहकर ग्वालियर चंबल में फतह हासिल करती है तो बीजेपी सरकार की राह मुश्किल हो जाएगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस के चक्रव्यूह में फंसेगी या नहीं, ये तो उपचुनाव के परिणाम ही तय करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश बीजेपी सरकार को घेरते जरूर नजर आ रहे हैं। दरअसल यूपी में बंद का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है ताकि मुसीबत से पार पाया जा सके। बावजूद इसके कई मुद्दे ऐसे हैं जो विपक्ष को योगी सरकार पर बरसने का मौका दे रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार वैसे तो अपने फैसलों और नीतियों को लेकर अक्सर विपक्षी दलों की आलोचनाओं की शिकार होती रही है, लेकिन मौजूदा स्वास्थ्य हालात को लेकर भी अब योगी सरकार कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। दरअसल स्वास्थ्य मुसीबत से निपटने के लिए सभी सार्थक उपाय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम कर रही है, लेकिन कुछ कदम सरकार की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सवाल पूछा कि बीजेपी सरकार लोगों के साथ भेदभाव क्यों कर रही है। आज सुबह अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, अब उत्तर प्रदेश के हर गांव कस्बे में ये प्रश्न उठ रहा है कि दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने के मामले में भाजपा सरकार भेदभाव क्यों कर रही है। जनता के आक्रोश के डर से भाजपा के शर्मसार कार्यकर्ता मुंह छिपाए बैठे हैं। आज जनता समझ गई है कि भाजपा गरीबों कामगारों के साथ नहीं है। अखिलेश यादव ने इस ट्वीट के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की।
आपको बता दें, योगी सरकार ने हाल ही में राजस्थान के कोटा में फंसे लोगों की वापसी के लिए बसों की व्यवस्था की थी। सरकार के इस फैसले का सपा ने स्वागत भी किया, लेकिन 25 मार्च से जो यूपी के लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उन्हें वापस लाने की कोई योजना नजर नहीं आ रही है। यही कारण है अब अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार को तल्ख तेवर दिखाते हुए तीखे सवाल किए हैं। अब योगी सरकार इसका क्या जवाब देती है, देखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात मौजूदा हालात से सुस्त होती अर्थव्यवस्था की। देश में लागू पूर्णबंदी के कारण आर्थिक गतिविधियों पर ब्रेक लगा हुआ है। अर्थव्यवस्था पर काले बादल मंडरा रहे हैं और इस बीच संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ा दी है। जी हां, यूएन की रिपोर्ट में सरकार की गरीबी हटाने के लिए की गई तमाम कोशिशें धाराशाही होती नजर आ रही हैं। तो क्या कुछ कहना है यूएन का, इस रिपोर्ट में देखते हैं। मौजूदा स्वास्थ्य हालात ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। ज्यादातर देशों में तालाबंदी की गई है। भारत में भी हालात दिन ब दिन और बदतर होते जा रहे हैं। देश में पूर्णबंदी की मियाद 3 मई तक बढ़ने के बाद फिलहाल जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद है। भारत की अर्थव्यवस्था का भी बेड़ा गर्क होता नजर आ रहा है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट से देश की परेशानी और बढ़ सकती है। यूएन की इस रिपोर्ट की माने तो आर्थिक गतिविधियां रुकने के चलते करीब 10 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे। दरअसल यूएन के शोधकर्ताओं ने भारत में तालाबंदी को लेकर एक विश्लेषण किया है, जिसमें कहा गया है भारत में 104 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा लोग विश्व बैंक द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे, जिसका सीधा अर्थ हुआ कि वो बेहद गरीबी में जीने को मजबूर होंगे। अभी जो लोग रोजाना 245 रुपए से कम कमाते हैं, उन्हें गरीबी रेखा से नीचे रखा जाता है। गरीबी कम करने के लिए सरकार के वर्षों के प्रयासों को बंद की वजह से गहरा नुकसान पहुंचा है। दरअसल मौजूदा समय में भारत में करीब 60% लोग यानी कि 81 करोड़ 12 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। अगर यूएन की रिपोर्ट की माने तो ये संख्या 90 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी। ऐसे में मौजूदा मुसीबत टलने भर से परेशानियां खत्म नहीं होने वाली। देखना होगा मोदी सरकार इन सब समस्याओं से निपटने के लिए क्या उपाय अपनाती है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहें डीबी लाइव। नमस्कार।